नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको यूपीएससी पॉलिटी जीरो से हीरो बैच में अपनी कुछ रणनीति बताकर आपकी तैयारी में कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। और इस क्लास में हम प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का कवर करेंगे, जो बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाएगा। और इस बैच में हम आपको यदि कुछ भी नहीं आता होगा तो भी केवल धैर्य के साथ आप सब कुछ कर पाएंगे। आपको केवल धैर्य रखना है। और मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करूंगी, क्योंकि आगे समझने के लिए वो उन बिंदुओं का, उन शब्दों का मीनिंग हमारा क्लियर होना ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो उसका फर्स्ट चैप्टर हम यदि देखें तो वो संविधान के विकास से है। तो उसमें जब हम संविधान का मीनिंग ही नहीं जानते हैं तो उसका विकास समझने से शायद उतना लाभ नहीं होगा जितना हम पहले संविधान का मीनिंग जानेंगे। हालांकि वक्त लगेगा चीज़ों को समझने में, लेकिन धैर्य होने की आवश्यकता है, क्योंकि यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम केवल क्लियरेंस ना होने की वजह से उनको गलत कर देते हैं और फिर आके हम पछताते हैं कि हमारा ये गलत हो गया। तो बस मैं यही काम करना चाहूँगी कि आपका जो क्वेश्चन गलत होने वाला है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और मैं इसमें आपको पूरा कवर कराऊंगी। ये मेरा पर्सनल नोट्स है और मैं इसे, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्पस से यूपीएससी पॉलिटी जीरो से हीरो, इसको आप बस धैर्यपूर्वक देखते रहिएगा। उसके बाद आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करूँगी इस टॉपिक में, इस वीडियो में, तो वो होगा संविधान क्या होता है, फिर हम जानेंगे संविधानवाद क्या होता है, फिर हम जानेंगे राज व्यवस्था क्या होती है, फिर हम जानेंगे राज व्यवस्था और संविधान में अंतर क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, संस्थाएं क्या होती हैं, कैसी संस्थाएं हैं, फिर हम जानेंगे संविधान की संरचना कैसी है, संविधान की संरचना क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। और फिर उसके बाद समय रहता है तो हम संविधान का परिचय भी जानेंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक संविधान से। संविधान क्या होता है? संविधान, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि उन प्रावधानों को हम संविधान कहते हैं जिनके माध्यम से हम शासन चलाते हैं। और शासन क्या है? शासन कौन से जीवन को प्रभावित करता है? आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के दो जीवन होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के दो जीवन होते हैं। एक निजी जीवन होता है, एक सार्वजनिक जीवन होता है। तो शासन जो होता है वो व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन का संचालन करता है। अब सार्वजनिक जीवन में क्या चीज़ें आती हैं? सार्वजनिक जीवन में हमारी राजनीतिक व्यवस्था आती है, प्रशासनिक व्यवस्था आती है, शिक्षा व्यवस्था आती है, विदेश नीति आती है, अर्थव्यवस्था आती है, कानून व्यवस्था आती है। इन सब के माध्यम से हम अपने सार्वजनिक जीवन का संचालन करते हैं, क्योंकि अगर एक भी व्यवस्था अगर डगमगाएगी तो शायद सार्वजनिक जीवन हमारा उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था। तो हम बाकी आगे जो पॉइंट्स हैं उन पर अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इतना क्लियर करना चाह रहे हैं कि संविधान क्या है। तो अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यदि हम बात करें निजी जीवन की, तो निजी जीवन में क्या होता है कि व्यक्ति किस रंग के कपड़े पहनेगा, क्या खाएगा, कहाँ घूमने जाएगा, अपने परिवार के साथ कैसे संबंध रखेगा, एकल परिवार में रहेगा या कैसे रहेगा, तो ये सारे विषय हमारे निजी जीवन के आते हैं। और सार्वजनिक जीवन के ये आपके सम्मुख जो लिखित विषय हैं, ये सभी विषय हमारे सार्वजनिक जीवन के आते हैं। तो अब हम देखते हैं
कि हमने संविधान की पूरी परिभाषा हमको पता चल गई, संविधान कैसे काम करता है अपना, कौन से जीवन पर इफ़ेक्ट डालता है, ये भी हम जान चुके हैं। अब मैंने अपना अगला बिंदु बताया था कि हम अगली चर्चा संविधानवाद पर करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। दोस्तों, पीटी की अगर बात करें तो पीटी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उत्तर चुनें, क्योंकि हमें लगता है कि सारे उत्तर सही हैं और सारे उत्तर वाकई सही होते हैं, लेकिन पीटी का एक अपना नज़रिया होता है। उसमें जो निर्देशन होते हैं उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो आपको चुनना है। तो उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी करेंगे कि हम सबसे उपयुक्त उत्तर कैसे चुन पाएँ। यदि हम संविधानवाद की बात करें, संविधानवाद का मतलब होता है कि सीमित शासन, यानी कि मनमाने शासन का अभाव, मनमाने शासन का ना होना, ये होता है संविधानवाद। ठीक, ये इसका बिल्कुल की पॉइंट है। सीमित शासन जो मैंने बताया, ये इसका एकदम की पॉइंट है। जब भी आपको ऑप्शन में ये दिखे और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हों, तो सबसे पहले आपको चुनना है सीमित शासन। बस यही आपका उपयुक्त आंसर होगा। और यदि बात करें कि अब ऑप्शन में ये भी दे रखा है कि संविधान के अनुसार शासन संविधानवाद होता है, अधिकार का होना संविधानवाद होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संविधानवाद होता है, निर्वाचित सरकार का होना संविधानवाद होता है, और सभी का भी उसमें ऑप्शन दे रखा है। तो हम सभी को चुनेंगे क्योंकि ये सभी इसके सहायक तत्व हैं। मुख्य तत्व की बात करें, जो ये प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये चारों मिलकर ये क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? सीमित शासन। इन सभी का पर्पस भी सीमित शासन ही होता है। तो हम ये देखेंगे कि संविधानवाद में जो की पॉइंट है वो सीमित शासन है। अगर ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं तो सभी उत्तर हमको क्लिक करना है, और यदि सीमित शासन वहाँ पे है और एक ऑप्शन चुनना है हमको, तो वहाँ पर हम सीमित शासन ऑप्शन में चुनेंगे। अब दोस्तों, हम आगे कुछ कथनों पर आपको देते हैं कि इन पर हमको चर्चा करनी है कि निम्न में से कौन सही है, कौन गलत है। तो यदि हमारे सामने कथन है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं है, इस कथन को थोड़ा गौर दीजिए इस पे। संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं है, यानी कि जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद नहीं होगा, ऐसा इस कथन में कहा गया है। तो अगर हम इस पे विचार करें तो ऐसी जगह शासन हुए हैं जहाँ पे संविधान नहीं हुआ, और वहाँ संविधानवाद के जो उद्देश्य हैं, जो उसका मेन पर्पज़ है कि सीमित शासन का होना, तो वो हमको देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि ये कथन गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संविधान होगा तभी संविधानवाद होगा। अब हम अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें तो वो है बिना संविधान के भी संविधानवाद संभव है। तो हाँ, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि संविधान के बिना भी संविधानवाद संभव हुआ है, तो ये कथन हमारा सही होगा। और अगला अगर कथन की बात करें हम, तो जिन देशों में संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है। तो इस पर यदि हम गहनता से विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी होगा। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बात करें हम जर्मनी में हिटलर के संविधान की, तो वहाँ संविधान तो था दोस्तों, मगर वहाँ पर संविधानवाद नहीं था। तो इसीलिए हमारा ये कथन भी गलत होगा। तो आपने देखा कि हम कैसे अपने जटिल क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि यदि ये जो वाक्य हैं, ये जो कथन हैं, इनके आगे सामान्यतः शब्द होता तो ये ठीक होते, क्योंकि सामान्यतः संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं है, ये बात ठीक है।
सामान्यतः बिना संविधान के भी संविधानवाद संभव है, ये भी बात ठीक है। और सामान्यतः जिन देशों में संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जहाँ संविधान है वहाँ अब संविधानवाद भी देखने को मिलता है। यदि हम अपने भारत की ही बात करें, अमेरिका की बात करें, अन्य देश हैं, तो इसका मतलब सामान्यतः लगाने से ये हमारा ठीक हो जाएंगे तीनों ऑप्शन। तो आपने देखा कि कैसे हमारी छोटी सी गलती की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, या सतर्कता की वजह से एक क्वेश्चन सही हो जाता है, जो हमें सिलेक्शन की तरफ बढ़ाता है। तो हम आपकी बस छोटी छोटी गलतियां ना हों उस पर ही काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप धैर्य बनाकर वीडियो देखते रहें। अगला मैं बात करूंगी कि राज व्यवस्था क्या होती है। हम सब देखते हैं पॉलिटी होता क्या है। पॉलिटी की यदि मित्रों बात करें तो पॉलिटी होता है कि राजव्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, यानी कि जब हम उस संविधान में जिसमें शासन संचालन के प्रावधान दिए गए थे उसका जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो उस समय, उस अनुप्रयोग के समय जब हम संविधान को अनुप्रयोग कर रहे होते हैं, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें हम राजव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि राजव्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें हम राजव्यवस्था कहते हैं। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ, राजव्यवस्था के बारे में आज हमको पता चला, वरना हम केवल पॉलिटी कोई पॉलिटिकल साइंस बोल रहा है, कोई पॉलिटी बोल रहा है, तो आज हमको पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में अंतर समझ में आया। यानी कि राजव्यवस्था हम अब जान चुके हैं। राजव्यवस्था में क्या होता है? राजव्यवस्था में मुख्य 3-4 तत्व होते हैं जिनके बारे में हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहला देखेंगे कि संसद के कानून जो होते हैं वो भी राजव्यवस्था में आते हैं, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है उनका भी उद्देश्य ये होता है कि संविधान में जो प्रावधान हैं उनको लागू कराया जाए, उनका जो उद्देश्य है उसको पूरा कराया जाए। और दूसरा है कि न्यायपालिका के निर्णय जो होते हैं वो भी राजव्यवस्था में शामिल होते हैं। और तीसरा, जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं हमारी, संवैधानिक संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं, वो भी राजव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। और यदि हम चौथा बिंदु देखें तो जाति, धर्म, क्षेत्र आदि जो कारक हैं और उनका जो प्रभाव पड़ता है वो सब भी राजव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और ये सब चीज़ें कैसे प्रभावित करेंगी हम अब देखेंगे अगले बिंदु में कि राजव्यवस्था और संविधान में क्या अंतर होता है। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि राजव्यवस्था क्या है और संविधान क्या है। दोस्तों, यदि हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 में प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, लोग अस्पृश्यता नहीं करेंगे। तो ये बात कहाँ पर कही गई है? ये हमारे संविधान में ये बात कही गई है। ठीक, तो ये जो बात है, इतना हिस्सा आर्टिकल 17 और उसमें कही हुई बातें हमारे संविधान के अंतर्गत आएंगी। और इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, यानी कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी, इसके लिए जो प्रावधान है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया, उसने अपराध कर दिया अस्पृश्यता का, तो उसका कौन सा दंड होगा, कितना दंड होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, उसके दंड को मतलब उसके अपराध को प्रूफ करने का, वो सब जो हमारा प्रूफ होगा वो संसद के माध्यम से होगा। यानी कि संसद जो होगी वो कानून बनाएगी, वो आएगा हमारा राज व्यवस्था के अंतर्गत। उसके यानी कि जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं उनको हम लागू कैसे करेंगे। मान लीजिए संविधान में केवल इतना ही दिया है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, कोई अस्पृश्यता नहीं करेगा, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करेगा तो उसका पनिश क्या होगा। तो उसके लिए हमारी जो संसद है वो कानून बनाती है। यानी कि संविधान में दिए हुए प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद कानून बना रही है। तो वो जो कानून बनाने का प्रोसेस है, जो उसने कानून बनाया, वो आएगा राज व्यवस्था के अंतर्गत। क्योंकि अस्पृश्यता के अंत के लिए हमारी संसद ने एक कानून बनाया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ये बनाया था।
अब उसका नाम हो गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसमें सब कुछ वर्णित है, क्या दंड होगा, कितना दंड होगा, क्योंकि यदि ऐसा वर्णन नहीं होता तो ये दिक्कत आ सकती थी कि एक कलेक्टर साहब हैं या फिर एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो उसको फांसी की सज़ा दे रहे हैं अस्पृश्यता के लिए, एक 10 साल की सज़ा दे रहे हैं, एक है वो 5 साल की दे रहे हैं, एक 10 दिन की दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो भिन्नताएं देखने को मिलती, उन सबको ख़त्म करने के लिए हम राज व्यवस्था के माध्यम से एक कानून निर्माण कर लेते हैं जिसमें इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं उनकी कोई संभावना ही नहीं रहती। अभी हमने समझा कि संसद के कानून के माध्यम से हम राज व्यवस्था कैसे फॉलो करते हैं, राज व्यवस्था कैसे चलती है। अब हम देखेंगे कि न्यायपालिका के निर्णय से राज व्यवस्था कैसे लागू होती है। तो उसके लिए मैं उदाहरण लेना चाहूँगी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। तो इसकी यदि हम बात करें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो इस संविधान में दिया हुआ है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये हो गया संविधान का हिस्सा। अब इसको लागू कैसे कराना है, तो वो राज व्यवस्था में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट होगी। तो यानी कि न्यायालय के निर्णय के माध्यम से उसको हमने राज व्यवस्था में लागू किया, उस संविधान को हमने न्यायालय के निर्णय के माध्यम से लागू किया। अगला पॉइंट है कि गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। अगर इसकी बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट होगा। जम्मू कश्मीर के 370 में जब रिमूव हुआ था जम्मू कश्मीर में